हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। अब यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जलेबी बाबा को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करके लेकर के आ रही है। अब बाबा ने क्या करा है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई है, किस क्रम में, सारी बात हम करने वाले हैं। तो मेरी बातों को बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि जिस प्रकार का ये अपराध हुआ है, मुझे ये सोच करके हैरानी होती है कि क्या हमारी आज़ादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं, क्या हम सच में 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्या सच में ये 2023 चल रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो इस प्रकार की चीज़ें क्यों हो रही हैं? मतलब कि क्या ये लोगों का अंधविश्वास है, या लोगों का इतना ज़्यादा सम्मान देना, इतना ज़्यादा अंधविश्वास करना, अंधभक्ति करना बाबा जी लोगों पर, जो ये कहते हैं कि वो भूत उतार देते हैं, भूत भगा देते हैं। क्या किसी महिला से सेक्स करके भूत भगाया जा सकता है? जी हाँ, हरियाणा के जलेबी बाबा ने यही करा है कि महिलाओं के साथ सेक्स करके भूत भगाया है उन्होंने, और उसको रिकॉर्ड भी करा है। और रिकॉर्ड करने के बाद उस वीडियो क्लिप को ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करा है, पैसे निकालने के लिए उन महिलाओं से। कितनी गिरी हुई बात है, कितनी गिरी हुई बात है, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे ऐसे अंधविश्वासों पर यकीन कर लेते हैं। और क्या ऐसे भागते हैं भूत? क्या सिर्फ महिलाओं पर भूत आते हैं, पुरुषों पर नहीं आते हैं? ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं आज भी हिंदुस्तान में? ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इतनी साक्षरता होने के बाद, इतने कानून नियम होने के बाद, हर चीज़ के बारे में इतनी जागरूकता होने के बाद भी चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं? अभी तक क्यों हमारे समाज के कोई वर्ग ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हरियाणा के फतेहाबाद की एक अदालत ने 5 जनवरी को बलात्कार के दोषी पाए गए स्वयंभू संत अमरपुरी उर्फ बिल्लू को सजा सुनाई। सजा सुनाई है इन द सेंस, अभी सजा सुनाने का ये मतलब है कि इनको दोषी पाया है, इनको गिल्टी पाया है, मतलब कि ये साबित हो गया है कि ये दोषी तो है, इन्होंने गलत तो करा है। अब सजा सुनाने की बात जो होती है वो तो अदालत की होती है, वो पुलिस की नहीं होती है। खैर, देखते हैं क्या होने वाला आगे। अमरपुरी, जिसे जलेबी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, को हरियाणा पुलिस ने 2018 में फतेहाबाद जिले के टोहाना शहर में 120 कथित रूप से स्पष्ट फिल्म क्लिप की खोज के बाद गिरफ्तार किया था। एक्चुअल में क्या हुआ था, वर्ष 2018 में इनके मोबाइल फोन से लगभग 120 सेक्स वीडियोस की क्लिपिंग मिली थी, जिसमें कोई व्यक्ति सेक्स परफॉर्म कर रहा था अलग अलग महिलाओं के साथ। और ये व्यक्ति कौन था? आपके जलेबी बाबा जी थे, जिनकी बात यहाँ पर हो रही है, अमरपुरी की जिसकी बात हो रही है। वो अपने आप को संत कहते हुए, अपने आप को तांत्रिक कहते हुए, इन्होंने इस प्रकार का इतना घिनौना अपराध करा। मतलब 120 महिलाएं, आप सोच सकते हैं 120 महिलाएं, कुछ होते हैं 100 लोग, 120 लोग, इनकी पूरी जीवन से खिलवाड़, इनकी जान से खिलवाड़। क्या ये चीज़ होनी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? खैर चलिए आगे की बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। विमला देवी, जो उस समय फतेहाबाद में महिला पुलिस इकाई की प्रभारी थी, ने प्रमाणित किया था कि टोहाना के बाबा बालकनाथ मंदिर के आरोपी अमरपुरी के पास उसके फ़ोन से 120 सेक्स वीडियो क्लिपिंग हटा दी गई थी। इन्होंने बताया कि इनके फ़ोन से 120 सेक्स वीडियो क्लिप्स मिली हैं 120 महिलाओं के साथ, और पता नहीं कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ इन्होंने इस प्रकार का गंदा यौन शोषण करा है, इस प्रकार का अपराध करा है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करी है, जिसका हमारे पास कोई विवरण नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि 120 महिलाएं जो इस वीडियो क्लिप्स में देखने को मिल रही हैं, उनमें से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। कोई आगे क्यों नहीं आया? आखिर क्या है जो महिलाओं को आज भी रोकता है? क्यों वो इन चीज़ों को चैलेंज नहीं कर पाती हैं? क्यों उनको हर चीज़ सहनी है? क्यों उनको ऐसा एक्सपेक्ट करा जाता है कि हर चीज़ उनको सहनी पड़ेगी? क्यों यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाता अगर कुछ गलत हो रहा है? आवाज़ तो उठानी चाहिए, कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाना चाहिए ना, क्योंकि ये चीज़ तो हर चीज़ बर्बाद कर देगी, समाज में संतुलन हर चीज़ का बिगड़ जाएगा, समाज बचेगा कैसे? ऐसा प्रतीत होता है कि इन क्लिपिंग में यौन गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति नहीं वही बाबा है। हालांकि हम इसका मूल्यांकन साइबर दस्ते द्वारा करेंगे, पुलिस अधिकारी ने जारी रखा। उस पुलिस अधिकारी ने ये कहा कि हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये बाबा है, लेकिन कल को इनके भक्त आकर ये ना कहे कि हमारे बाबा को फंसा दिया, हमारे बाबा ये, हमारे बाबा वो। इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर पुलिस ने बोला है कि हम साइबर पुलिस इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, इसकी जांच करवाएंगे कि इस वीडियो में, इन वीडियोस में जो व्यक्ति है वो बाबा ही है या कोई और है। हालांकि पीड़ितों में से 2 पहले ही सामने आ चुके हैं। यह अज्ञात है कि उनके लिए भी वीडियो बनाए गए थे या नहीं। अब यहाँ पर 120 में से ना, पता है, टोटल 2 युवतियाँ, 2 महिलाएं बाहर आई हैं, 2 महिलाएं सामने आई जिन्होंने इस प्रकार का एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है कि जलेबी बाबा ने इनके साथ यौन उत्पीड़न करा है, यौन शोषण करा है, इनके साथ बलात्कार जैसी चीज़ करी है। अब यहाँ पर ये बात तो हमें नहीं पता कि इन महिलाओं का वीडियो बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था, लेकिन ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जिनका वीडियो नहीं बनाया गया होगा। मतलब कि वीडियो बनाने में हर बार ज़रूरी नहीं कि हर बार ये सक्षम ही रहे वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी अगर 120 भी नंबर है तो 120 क्या बहुत ज़्यादा नहीं होता है? 120 महिलाएं, इनके जीवन से क्यों खिलवाड़ करने का इनको राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है? क्योंकि एक बाबा है, इस वजह से। क्या हम इतना ज़्यादा अपने अंधविश्वासों को लेकर इतने अंधे हो जाएंगे कि हम हर चीज़ देखना बंद हो जाए?
सभी वीडियो क्लिपिंग बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था। सारे ही वीडियोस मोबाइल फ़ोन के द्वारा बनाए गए थे। आगे अधिकारियों के अनुसार पूछताछ के संकेत मिला था कि महिलाएं इस विश्वास के साथ बाबा के पास गई थी कि उनके कई मुद्दे भूतों से जुड़े हुए थे और भूतों को भगाने का काम करते थे यहाँ पर बाबा जी जो तांत्रिक थे। यहाँ पर बिमला देवी के अनुसार एक आरोपी तांत्रिक है जो महिलाओं को किसी तरल पदार्थ में दवा देता था। वह कथित तौर पर उनका यौन लाभ उठाता था, फिर वह इन महिलाओं से पैसे ऐंठने के लिए ब्लैकमेल का इस्तेमाल करता था। पहले तो क्या करा, पहले जब महिलाएं आई भूत भगाने के लिए तो यहाँ पर उनको कोई तरल पदार्थ दिया गया, कोई लिक्विड सब्सटेंस दिया गया पीने के लिए जिसमें दवा मिला करके दी गई बेहोशी की। और जब वो महिलाएं बेहोश हो गई तो उनके साथ यौन उत्पीड़न करा गया, उनके साथ सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करा गया और उसकी रिकॉर्डिंग करी गई। महिलाओं को इसका आभास सारी चीज़ें हो जाने के बाद होता था और तभी कोई महिला यहाँ पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाई, कोई स्टेप क्यों नहीं ले पाई, आवाज़ क्यों नहीं उठा पाई, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। और इनके साथ लगातार ब्लैकमेल करते रहे पैसे ऐंठने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है भूत भगाने के कितने पैसे मिल जाएंगे। कोई ढंग का काम करेगा आदमी तो उसका जीवन यापन चलेगा। अगर कोई इस प्रकार की चीज़ें करेगा उसका जीवन यापन चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर बाबा जी को बहुत अच्छा मौका दिख गया कि अच्छे घर की महिलाएं आती हैं, उनके पहले तो यौन उत्पीड़न कर लो, यौन लाभ उठा लो, उसके बाद फिर जो है उन्हीं का वीडियो बना करके ब्लैकमेल कर लीजिए, उन्हीं से पैसे ले लीजिए। क्या जीवन है, कितना खराब जीवन जिया है इस व्यक्ति ने, कितना खराब जीवन जिया है। मतलब कि ऑफेंस तो छोड़िए, अपराध तो छोड़िए, मोरालिटी के लेवल पर क्या कोई नैतिकता नहीं होती है, क्या कोई मोरालिटी नहीं होती है, क्या यहाँ पर कोई एथिक्स नहीं होते, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते कि जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। इस प्रकार की चीजें समाज में हो कैसे रही है और लोग होने कैसे दे रहे हैं, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है। 120 महिलाएं सबके सब शांत कैसे रह सकती हैं, एक भी महिला यहाँ पर शांत क्यों है? अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला है तो ये व्यक्ति 2018 से लेकर के 2023 तक आजाद कैसे घूमता रहा, इसको पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? इसने 101 से शुरू होकर के 120 महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना क्या इतनी छोटी सी बात है? बिल्कुल भी नहीं। इस मुझे नहीं पता इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा कौन देता है, लेकिन ऐसा अंधविश्वास भी किस काम का कि भूतों को भगाने के लिए ना किसी बाबा से जाकर के ऐसा यौन शोषण करवाना पड़ेगा। और अगर यही बात है ना, अगर यही इसी के बीच में तराजू बैठाना है ना, तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ बाबा से बेटर तो भूत ही हो गए, क्योंकि भूत कम से कम रेप तो नहीं कर रहे हैं, वीडियो बना करके ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो इंसानियत के नाम पर कलंक है, भूत इंसान से बेहतर होने लगे हैं आज के डेट में। मतलब कि ये इंसान कहते हैं, अपने आप को बाबा कहते हैं, अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन बताते हैं कि ईश्वर के सेवक है, इसलिए बाबा बन गए, इसलिए ये इस प्रकार का संदेश फैला रहे हैं, इस प्रकार की गंदगी फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं? लोग कैसे इजाजत दे देते हैं, कैसे ऐसे लोगों के सामने हाथ भी जोड़ लेते हैं, कैसे इन लोगों की शरण में भी चले जाते हैं, मुझे मेरी समझ के तो बाहर है। खैर, अप्रत्याशित रूप से ऐसा कोई विशेष कानून नहीं है जो बलात्कार की वीडियो को अवैध बनाता हो। ये बात बिल्कुल सच है कि बलात्कार करना एक अपराध है और इस चीज को रिकॉर्ड करना एक अपराध है, लेकिन बलात्कार करते हुए वीडियो बनाने के लिए अलग से हमारे पास कोई प्रावधान नहीं। यहाँ पर जो सजा दी जा सकती है वो बलात्कार की दी जा सकती है और इस प्रकार का वीडियो बनाने की अलग से दी जा सकती है। दोनों के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं जो इन दोनों के लिए सजा देता हो। अश्लील यौन आचरण वाली फिल्मों या इससे भी बदतर अश्लीलता के प्रकाशन और वितरण को प्रतिबंधित करने वाले नियम इन कार्यों पर लागू होंगे। जो ऑब्ससीनिटी वाले लॉज होते हैं वो यहाँ पर लागू हो सकते हैं, जो भी अश्लीलता से रिलेट करते हैं, जैसे कि आपका 292 IPC में दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे कहो कि पर्याप्त, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर तो रेप से भी ज़्यादा की सज़ा मिलनी चाहिए। एक महिला का रेप नहीं हुआ, 120 से ज़्यादा महिलाओं का रेप हुआ है। और जो चुप बैठे हो, मुझे नहीं पता चुप क्यों बैठे हैं, ये चुप बैठने वाली बात है। खैर, इन नियमों का उद्देश्य पोर्नोग्राफी के प्रसार को रोकना है। नतीजतन वे केवल स्पष्ट यौन आचरण वाली फिल्मों के प्रकाशन और वितरण को दंडित करते हैं। एक्चुअल में ये क्या करते हैं, ये खाली पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर प्रतिबंधित करते हैं कि इसका पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और किसी चीज़ की बात नहीं करते हैं। आगे देखिए, ऐसी वीडियो को बिना कोई अपराध के लिए कि ये ब्राउज, डाउनलोड, खरीदा और स्टोर किया जा सकता है। सबसे बुरी बात तो यही है कि इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल, हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हर चीज़ कोई भी देख सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई रोक टोक, कोई मैकेनिज्म कुछ भी है ही नहीं, कंट्रोल में तो चीज़ें हैं ही नहीं, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है और एक्चुअल में ये कोई अपराध है नहीं। जबकि अश्लील सामग्री की तुलना में ये नियम समझ में आते हैं जो बहुत बहस का केंद्र रहा है, बलात्कार के संदर्भ में उपयोग किए जाने पर आश्चर्यजनक रूप से अप्रभावी है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है ना कि यहाँ पर किसी के साथ रेप हुआ है, गलत हुआ है, तो वहाँ पर अप्रभावी हो जाते हैं सारे कानून। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ में नहीं आता कि हमारी कानून की व्यवस्था इतनी खराब है, इतनी लचीली है, इतनी त्रुटिपूर्ण है कि इसका फायदा लोग ऐसे 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 करके उठा
सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत, अपने आप में ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। बलात्कार की फुटेज बनाने वाले व्यक्ति यानी वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत बलात्कार का समर्थन करने जैसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये बात तो मैं कह ही रही हूँ कि बिल्कुल इनको यहाँ पर जिसने भी वीडियो बनाई है ना, मतलब कि जिसने खुद बलात्कार नहीं किया लेकिन कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड कराया ना, उसको भी यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। किस चीज़ सजा मिलनी चाहिए? रेप करने की ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने जो काम कराया ना वो रेप करने से कम नहीं है, वो रेप करने के बराबर ही है। और उस महिला को जो है कितना हैरेसमेंट हो रहा होगा, कितना जो है एम्बैरसमेंट हो रहा होगा, कितना वो परेशान हो रही होंगी, इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है। इस मामले में उजागर किया गया एक अन्य मुद्दा निजी वीडियो का था, जिसे पीड़ित की सहमति से प्रसारित किया गया था। यहाँ तक कि यह आईपीसी की धारा 354C और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, पहले थोड़ा सा रुकूंगी यहाँ पर, कि अगर कोई वीडियो बनाया जाता है विक्टिम की कंसेंट से बनाया जाता है तो भी उसका सर्कुलेशन प्रोहिबिटेड होता है, तो भी उसको सर्कुलेट नहीं किया जा सकता। ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता है कि यहाँ पर जो है परमिशन लेकर के वीडियो बनाया गया है, ये किसी प्रकार का डिफेंस नहीं होता है। अब जहाँ तक बात है 354C की, तो 354C में आपका ना वॉयरिज्म डिफाइंड होता है। वॉयरिज्म की स्पेलिंग ये होती है, वॉयरिज्म आपका दिया हुआ है 354C आईपीसी में। वॉयरिज्म क्या होता है? जहाँ पर भी कोई महिला अकेली है, अपने प्राइवेट जोन में है, उसको लगता है कि उसको अभी कोई देख नहीं रहा है, वॉशरूम में हो सकती है, नहा रही हो सकती है, कपड़े बदल रही हो सकती है या सो रही हो सकती है, उनको जहाँ पर लग रहा है कि वो एकदम प्राइवेट स्पेस में एकदम अकेले है, तो वो एकदम फ्री है, वो कुछ और सोच नहीं रही है। अगर वहाँ पर कोई ताका-झाकी कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो कौन सा अपराध हो जाता है? वो वॉयरिज्म हो जाता है। ठीक है। खैर, इसके साथ साथ आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 66E में, इसके माध्यम से इनके तहत जो है यहाँ पर कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर बोलो कि जो पनिशमेंट दी है वो इनफ है, तो पनिशमेंट बिल्कुल भी इनफ नहीं है। ये धाराएं किसी महिला की प्राइवेट एक्ट में उसकी सहमति के बिना तस्वीरें, वीडियो आदि खींचने और प्रसारित करने को दंडित करती हैं। वॉयरिज्म की बात मैंने बताई ही आपको। अगली बात पर आ जाते हैं। भले ही कैप्चरिंग उसकी सहमति से हुई हो, लेकिन सर्कुलेशन नहीं, यह एक अपराध है। हालांकि ये खंड वीडियो ताक-झांक की इस समस्या से निपटने के लिए अच्छे हैं, लेकिन यह बलात्कार के वीडियो के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर किसी ने कितना घिनौना अपराध किया, किसी के जो है विश्वास के साथ खेलना, और उस विश्वास के साथ खेलना तो खेलना, कोई आपके पैसे लूट ले, कोई आपका सामान लूट लेना, तो एक बार को आदमी को चलो फिर भी सह लेगा। लेकिन इस प्रकार का उत्पीड़न, इस प्रकार की चीज़ जहाँ पर कोई व्यक्ति इतना भरोसा करके जा रहा है कि बाबा बहुत ये हैं, बाबा बहुत वो हैं, वो भूत को भगा देंगे, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। बाबा ने यहाँ पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी। बाबा के पास आप भरोसा लेकर गए और बाबा ने बदले में क्या करा? बाबा तो यहाँ पर बाबा बोलने के लायक भी नहीं है, मतलब कि वो तो इंसानियत का स्टेटस भी डिजर्व नहीं करते हैं। इतना घिनौना अपराध कोई करता है क्या? और लोग पता नहीं कैसे चुप रह जाते हैं। लोगों की चुप्पी बहुत खराब होती है वाकई। बलात्कार पर कानून भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 375 से धारा 376E तक उल्लिखित है। बलात्कार के लिए 10 साल की कैद से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है, साथ ही जुर्माना भी है। यहाँ पर जो मिनिमम जो पनिशमेंट होती है बलात्कार के लिए, रेप के लिए, वो 10 साल की होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है। लेकिन जैसे बाबा के केस में है कि एक से ज़्यादा कई बार उन्होंने सेम ही अपराध करा है, तो यहाँ पर बार बार अपराध करने वालों के लिए क्या सजा है? तो बार बार अपराध करने वालों के लिए, अगर किसी व्यक्ति को पहले बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और बाद में उन्हें फिर से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो वे अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास या मृत्युदंड के साथ दंडनीय है। यहाँ पर अगर किसी ने रिपीट करा है इस प्रकार का ऑफेंस, इस प्रकार का अधिकार, तो या तो उनको आजीवन कारावास मिल जाएगा, यानी कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा, या फिर उनको यहाँ पर फांसी की सजा मिल जाएगी, मृत्युदंड मिल जाएगा। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई सज़ा नहीं है रिपीट ऑफेंडर्स के लिए। बल्कि मुझे तो लगता है जिसने पहली बार किया है ना, उसको भी इससे कम सज़ा मिलनी नहीं चाहिए। खैर, लेकिन वो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आप लोगों की भी ना एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किस प्रकार की चीज़ों को खाली ना सिर्फ उन ग्रुप्स के साथ जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, बाकी और भी ग्रुप्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि इस प्रकार की चीज़ों से बचा जा सके। ये क्या है? एक प्रकार के समाज में सोशल ईविल्स ही तो हैं, क्योंकि समाज को खाए जा रहे हैं, और लोग ऐसा होने दे रहे हैं। ऐसा होने नहीं देना चाहिए ना। कोई तो होना चाहिए जो आवाज़ उठाए, मतलब कोई तो होना चाहिए जो सामने लेकर के बात को आए। कितने समय से कितनी महिलाओं की ज़िंदगी यहाँ पर ख़राब करते चले गए हैं, क्या इसकी कोई तुलना है? मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब बात है। खैर, लास्टली एक पॉइंट पर आना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई है जो जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल है PCSJ@24/7। यहाँ पर आप QR कोड को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ
जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हमारे जितने भी सेशंस यहाँ पर यूट्यूब पर होते हैं, इनके पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाते हैं। और यदि आप अड्डा 24/7 से जुडिशरी का कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है Y625 और इससे आपको मिलेगा 78% तक का डिस्काउंट। तो एक बार मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि कोर्स आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपके जानने में कोई है जिसको कोर्स लेना हो या जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो तो प्लीज़ एक बार जो है वीडियो को उस तक पहुंचा ज़रूर दीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन उन तक कन्वे ज़रूर कर दीजिएगा। आपको अपना ब्राउज़र खोल करके गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। जब आप सर्च करेंगे तो पहला जो लिंक आएगा अड्डा 24/7 का, वो आपको क्लिक करना और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। लेकिन क्या खाली यही तरीका है हमसे जुड़ने का? नहीं, आप वेबसाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आ सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है। आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में आपको यूपीएससी में जाना है और यूपीएससी में आपको स्टेट जुडिशरी पीसीएसजे में जाना है। जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ बैचेस देखने को मिलेंगे जो चल रहे हैं हमारे, ये 4 जनवरी से शुरू हुए हैं ये सारे। आपका पीसीएस जुडिशरी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, बिहार जुडिशरी का बैच है, यूपी का है, हरियाणा का है, एमपी का है और दिल्ली का है। तो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरली जा रहा है, क्योंकि बिहार का सुनने में आ रहा है कि 32 बीपीएससी जे का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो बिहार का बैच खोल के दिखा देती हूँ मैं आपको। इस बैच में आपको 1000 से ज़्यादा घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास मिलने वाली, क्योंकि फाउंडेशन बैच के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो रहेंगे ही, इसके साथ साथ जो आपके अलग टारगेट स्टेट के जो भी आपका स्टेट है टारगेट, जैसे बिहार है तो बिहार के जो स्पेसिफिक लॉज है जो बिहार में आते हैं वो भी कवर करवाए जाएंगे। उसके अलावा जीके जीएस भी आपका कवर करवाया जाएगा। यहाँ पर टाइमिंग जो होगी वो आपकी सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह के 10:30 बजे तक की होने वाली है। तो सुबह का पूरा टाइम आप हमारे साथ शुरुआत करिए, पढ़ाई करिए और पूरा दिन भर अपना फिर रिवाइज करिए, तैयारी करते रहिए। विशेषता क्या है इस बैच की? विशेषता ये है कि आपको हर सैटरडे को टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। मतलब कि हर सैटरडे, एक सैटरडे को आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और एक सैटरडे को आपकी मेंस की आंसर राइटिंग हुई, जिससे कि आपकी प्री प्लस मीन्स दोनों की तैयारी हो जाए यहाँ पर। और उसके बाद जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं ना, उनका यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं पूरा उनका डिस्क्रिप्शन, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनके डेमो लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और हमसे जुड़ना है तो बैच तो लेना पड़ेगा पढ़ने के लिए, है ना। तो यहाँ पर एक बार प्राइस की बात कर लेते हैं। जो 59,999 लिखा हुआ है ना, ये आपको नहीं देना है। मैंने पहले भी बताया कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कोड से। झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप बाय नाउ करते हैं ना तो आपके सामने ऐसा विंडो खुल के आएगा। अगर आप नॉर्मल कंपनी का कोड लगाते हैं ना तो यहाँ पर आपको 75% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब कि आपका जो 60,000 का कोर्स था वो आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये में। लेकिन यदि आप यहाँ पर मेरा कोड लगाते हैं, दैट इज़ Y625, अगर आप यहाँ पर मेरा कोड लगाते हैं 625 Y625, अगर आप ये लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या जादू होता है। देखो यहाँ पर Y625 लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए। जो बैच आपका 60,000 रुपये का था ना, वो आपका कम हो करके 13,799 का हो जा रहा है, लगभग 13,800 रुपये का हो जा रहा है। लेकिन ये तो पे करना नहीं है, लेकिन बच्चा लोग ये भी पेमेंट करिएगा। हमें हिंदुस्तानी, हमें जितना डिस्काउंट मिले हमें अच्छा लगता है। तो अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और पहली बार उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 399 फ्री कॉइन्स मिलते हैं। उन फ्री कॉइन्स को यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे कोड से आपको 77% दिखा रहा है और 1% आपका फ्री कॉइन्स से हो जाएगा। मतलब कि 400 रुपये आपके और बच जाएंगे और आपको ये बैच पड़ेगा 13,400 रुपये का। 13,400 रुपये में अपनी प्री प्लस मीन्स पूरी तैयारी हमारे बैच के साथ, हमारे कोर्स के साथ, अड्डा 24/7 के साथ कर सकते हैं। इससे 1 रुपये ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको कोई भी और डिटेल्स चाहिए, आप किसी भी और चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, और कोड को ज़रूर याद रखें, कोड है Y625। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मेरी क्लास होती है इसी चैनल पर, अड्डा 24/7 जुडिशरी पर, शाम को 6 बजे एट 6 PM एवरी डे। तो शाम को 6 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। उसके अलावा भी हमारे जो एनरिचिंग इन्फॉर्मेटिव सेशंस आते हैं 10-15 मिनट के, उनको भी देखना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अपने लिए, खुद के लिए, अपने ही दिन में से कुछ समय तो निकाला जा सकता है ना दोस्त। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ दिन अपने साथ, आप कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकाल लीजिए और तैयारी पर लग जाइए। कोड को ज़रूर याद रखिएगा, ये कोड अप्लाई करना बहुत बहुत कंपलसरी है। और यदि कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है, तो टेलीग्राम चैनल का रास्ता खुला हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।